हेलो गाइज, मैं हूं क्षितिज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मेंडल लॉज एंड हिज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग मेंडल लॉज को बहुत ही सिंपल वे में क्लियर करने वाले हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, देन आपका कॉन्सेप्ट फॉरएवर क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके लिए वीडियो को आपको बिना स्किप के हुए लास्ट तक देखना होगा। एक्चुअली स्किप करने से मैं बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बोलूँगा जो कि आपसे मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आएंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आई होप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पेज ये टुडे लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मेंडल की। मेंडल सर की एक छोटी सी हिस्ट्री जानेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल की, मेंडल सर ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में। थर्ड होगा एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरासिटामोल। मेंडल सर की जो रिसर्च थी गार्डन पीने की पैरासिटामोल पे, उसके क्या क्या एडवांटेज थे। फोर्थ होगा कैरेक्टर स्टडीज बाय मेंडल। मेंडल सर ने किन किन कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी, किसके, पैरासिटामोल की, पी प्लांट के। फिफ्थ पॉइंट होगा मेंडल पोस्टुलेट्स। यहाँ पे हम लोग मेंडल सर के थ्रू दिए गए पोस्टुलेट्स के बारे में जानेंगे। सिक्स पॉइंट होगा हाउ टू कन्वर्ट इन थ्री लॉज। इन्हें थ्री लॉज में कैसे कन्वर्ट किया गया, अब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लास्ट ये 6 टॉपिक्स आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर सीरीज में, मेंडल लॉज एंड हिज डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहे मेंडल सर हमारे, ये कौन है, यही है मैंने मेंडल सर। ठीक है, इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग मेंडल को इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने ही जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी। और जेनेटिक साइंस की एक ऐसी स्पेशल ब्रांच है जहाँ पे हम लोग जीन्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, म्यूटेशंस, इन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है, और जेनेटिक्स की बात की जाए, जेनेटिक्स आज के टाइम में एक बहुत ही उपयोगी पॉइंट बना हुआ है सभी साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बिना बहुत सारे रिसर्च अधूरे हैं। ठीक है, जैसे आजकल पता है आपको कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस कैसे इसको रोकने के लिए, इसमें मैक्सिमम आपको जेनेटिक्स को लेकर रिसर्च हो रहा है। क्या जेनेटिक्स से शायद कुछ हमें पता चल जाए जिससे हम उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर का एरिया हो, चाहे इकोनॉमिक्स का एरिया हो, एनी कोई भी एरिया हो, ठीक है, रिसर्च रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल एरिया हो, वहाँ पर जेनेटिक्स का उपयोग होता है। ठीक है, तो इतनी महान डिस्कवरी करने वाले कौन थे, मेंडल सर। और मेंडल सर का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। पूरा नाम क्या था मेंडल सर का, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इतने महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ था जुलाई 22 इन ईयर 1822 में ऑस्ट्रिया सिलेशिया के हिजेनडॉर्फ शहर में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया सिलेशिया के हिजेनडॉर्फ शहर में, जुलाई 22 इन ईयर 1822 में। ठीक है, देन इन्होंने अप्रॉक्स 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अप्रॉक्स 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट चला था 1856 से लेकर 1863 तक। इनका एक्सपेरिमेंट 1856 टू 1863 तक चला था। ठीक है, 7 एक्सपेरिमेंट। और जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, गार्डन पी पे। गार्डन पी यानी कि पायसम सटाइवम। ये जो पायसम सटाइवम है ये क्या साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। पायसम सटाइवम क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, कुछ लोग इसको पायजम सटाइवम बोलते हैं। ठीक है, दो दो प्रोनाउंसिएशन है इसकी, एक पायसम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पायजम बोलते हैं। पायसम मुझे सही लगता है तो मैं पायसम ही बोलता हूँ, ऐसे आपको जो सही लगे वो बोलेगा। ठीक है, कुछ लोगों का सबका अलग अलग मानना है, मेरा कुछ और मानना है। तो पाइसोटर्म। ठीक है, तो जो पी प्लांट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं स्पेशली। एक होता है गार्डन पी और एक होता है स्वीट पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है आपका पाइसोसोटाइबम, और जो स्वीट पी है उसका साइंटिफिक नेम होता है लथाइरस ऑडोरेटस। ठीक है, लेकिन जो मेंडल सर की रिसर्च थी वो किस पे थी, गार्डन पी पे, यानी कि किस पे, पाइसम सटाइवम पे। ठीक है, क्लियर है। इन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया किस पे, गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया 1856 से लेकर 1863 तक। देन इन्होंने 1866 में क्या किया, एक मैगजीन पब्लिश की थी। ही पब्लिश्ड मैगजीन, एक मैगजीन पब्लिश की थी जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, और इनको जेनेटिक्स की रिसर्च के लिए, ठीक है, 1901 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किससे, इन ईयर 1901 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। एक्चुअली जब इन्होंने रिसर्च किया था तो उस टाइम इनका रिसर्च काफ़ी आगे फैला नहीं था। उस समय इनका रिसर्च को कोई वैल्यू नहीं देता था। इसके पीछे कुछ रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि उस समय डार्विन यानी कि डार्विन सर की जो थ्योरी थी वो बहुत आगे चली हुई थी, बहुत तेज चली थी उस समय थ्योरी। उस समय मेंडल की कोई बात ही नहीं सुन रहा था, सब इसको इग्नोर कर रहे थे
क्योंकि उस समय डार्विन की थ्योरी सबको पसंद आ रही थी। सेकेंड रीजन ये था कि उसमें मास कम्युनिकेशन की कमी थी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में बस नेट है, बहुत कुछ है, मास कम्युनिकेशन की अच्छी व्यवस्था है, हम लोग कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात बता सकते हैं। एंड उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। और थर्ड जो प्रॉब्लम थी, जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी इनके रिसर्च को उस समय वैल्यू नहीं देने की, वो ये थी कि इन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का उपयोग किया था। जेनेटिक्स एक मैथमेटिकल वे है, यहाँ पे हम लोग चाय स्क्वायर टेस्ट, उसके बाद का मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इन सब चीज़ों को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स है। तो यहाँ पे बायोलॉजी में क्या हुआ, मैथमेटिकल टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया था, जो कि उस समय के हिसाब से माने तो उस समय ऐसा करना गलत था, या कहिए तो बायोलॉजी में उस समय लोग मैथ को नहीं मानते थे, ठीक है। बायोलॉजी मैथ को वैल्यू नहीं दी जाती थी, इसी वजह से जो मेंडल की थ्योरी थी बार बार फेल हो जा रही थी, ठीक है। वहाँ पर लोग उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे। लेकिन समय आने के बाद इस पर भी रिसर्च हुआ, वो आगे बताऊंगा कैसे हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन फॉर डायबॉम। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन फॉर डायबॉम। जो पाइथन ने जो पी प्लांट था, गार्डन पी, उसको मेंडलसन ने क्यों सिलेक्ट किया। हमारे मन में क्वेश्चन है कि उसको मेंडलसन ने क्यों सिलेक्ट किया। जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा भाई, तभी उसको सिलेक्ट किया, चाहते तो किसी और प्लांट को भी सिलेक्ट कर लेते, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा था इसका, क्या एडवांटेज था, इसमें हम लोग ये समझते हैं। पहला एडवांटेज ये था कि वेल डिफाइंड डिफरेंट कैरेक्टर्स। 1 मिनट। पहला एडवांटेज ये था वेल डिफाइंड डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स थे, वो वेल डिफाइंड, सबकी जो अपनी पोजीशन थी वो क्या थी, वेल डिफाइंड थी, कैरेक्टर्स थी, ठीक है, क्लियर। सेकंड, इसमें बायसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते थे। क्या, इसमें बायसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते थे, ठीक है। 1 2 ओके, हाँ क्लियर है। थर्ड ये था कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती थी, ठीक है। फोर्थ ये था इसे कल्टीवेट करना बहुत ही सिंपल था, इजी टू कल्टीवेट। फिफ्थ पॉइंट ये था इसमें शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत ही छोटी होती है। लेकिन मैं थर्ड पॉइंट पे एक नाम बोला, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या बोला, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्चुअली बताना चाहूँगा, मैंडल सर ने अपने रिसर्च में सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं कराई थी, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं कही थी उन्होंने, क्या कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एज ए सिंपल हो जाती है जब किसी भी फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती हो, ठीक है। यहाँ तक मेरा आइडिया है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिस फ्लावर में होगी आपकी, जिस फूल में आपके सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके जो फ्लावर्स है वो दूसरे किसी प्लांट के क्या कहते हैं पोलन ग्रेन्स को कैरी करेंगे नहीं। इससे क्या होगा, इनमें जो चेंजेस आने की, जो वेरिएशन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे हम चाहे तो अपने मन चाहे पोलन ग्रेन्स का छिड़काव करके अपने मनचाहा फ्रूट को या अपने मनचाहे फ्लावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस में होता है ई मैस्कुलेशन, सेकेंड प्रोसेस में होता है बैगिंग। ई मैस्कुलेशन के प्रोसेस में किसी फ्लावर के एंथर को कट किया जाता है, ठीक है। और बैगिंग के प्रोसेस में जिस फ्लावर के एंथर को कट किया गया है उस फ्लावर के स्टिग्मा पे, ठीक है, ओवरी होता है ना, ओवरी स्टिग्मा सबसे ऊपर टॉप पे होता है, जो उसके स्टिग्मा पे अपने मन चाहे पोलन गैस को छिड़काव करके वहाँ से न्यू प्लांट को गेन अप किया जाता है, क्लियर है। तो मेंडलसन ने क्या कहा था, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट ढूंढा था यशचंद की बुक में लिखा था एक्चुअली। यशचंद एक बहुत अच्छी बुक है, ये हाई लेवल की बुक है। मैं ये बीएससी लेवल पे एमएससी लेवल बुक होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है ये, मैं पढ़ता हूँ इसको, और बहुत मोटी बुक है, मेरे पास पूरी साइकोलॉजी की बुक ही पढ़ी है, जेनेटिक्स की पूरी बुक है, ठीक है। कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। मेंडलसन ने किन किन कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी, अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। मेंडलसन ने जो फर्स्ट कैरेक्टर था जो स्टडी की थी वो था स्टेम लेंथ। क्या था, स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ भी 2 टाइप होते हैं, ये टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, ठीक है, क्लियर है। तो लंबा पौधा तो मोना पौधा। सेकंड था फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन या तो आपका एक्जियल पोजीशन निकलेगा फ्लावर, या तो टर्मिनल पोजीशन निकलेगा, क्लियर। थर्ड था आपका फ्लावर कलर। फ्लावर कलर या तो आपका या तो वाइट होगा या तो वायलेट होगा, क्लियर है। आप देखे होंगे जिनके यहाँ मटर का पौधा लगता होगा, पेड़ लगता होगा, वो जानते होंगे इस बारे में। फोर्थ होगा पोर्ट सेप। पोर्ट सेप या तो आपका इन्फ्लेटेड होगा या तो फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। फिफ्थ आपका पोर्ट कलर। पोर्ट कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। सिक्स्थ आपका कॉटलिन कलर। कॉटलिन कलर आपका येलो होगा एंड अदरवाइज ग्रीन होगा, ठीक है। सेवन्थ आपका सीड फॉर्म। सीड फॉर्म राउंड होता है या तो रिंकल होता है, ठीक है,
क्लियर हो गया 7 कैरेक्टर्स के बारे में? कौन कौन 7 कैरेक्टर्स है? फर्स्ट स्टेम लेंथ, सेकंड फ्लावर पोजीशन, थर्ड फ्लावर कलर, फोर्थ पॉट शेप, फिफ्थ पॉट कलर, सिक्स्थ कॉटिल्डन कलर, 7 सीड फॉर्म। ओके डन। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड में बताया हूँ कि मेंडल सर ने पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है। मेंडल सर ने कभी लॉज नहीं दिए थे, इस गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा कि मेंडल सर ने कभी लॉज दिए थे, ठीक है। ये एक रॉन्ग अप्रोच है। मैं बताना चाहूँगा मेंडल सर ने 4 पोस्टुलेट दिए थे। आप इसको एनसीईआरटी की जो गवर्नमेंट बुक आती है ना, अब उसको रीड कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि मेंडल सर ने क्या दिए, पोस्टुलेट दिए कि लॉज दिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में आपको बहुत शॉर्टकट वे में लिख कर देता है, इसलिए लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि मेंडल सर ने लॉज दिए थे, सब ये लिख देते हैं। बट आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा जब नीट की तैयारी करोगे, आईआईटी जेईई की तैयारी करोगे, बीएचयू की तैयारी करोगे, तो इसमें प्रॉब्लम बन जाती है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वहाँ पर, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो मेंडल ने कितने 4 पोस्टुलेट देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पोस्टुलेट था इनका वो था प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स का। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स का। सेकंड पोस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का। थर्ड पोस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का। क्लियर। फोर्थ पोस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। यही 4 पोस्टुलेट थे मेंडल सर ने, और इन्हें लॉज में कन्वर्ट किया गया था। अब इन्हें लॉज में किसने कन्वर्ट किया, अब इनके बारे में जानते हैं हम लोग। It was in the beginning of 20th century that 3 botanists, namely Hugo de Vries working on Oenothera, Carl Correns working on Genia pigeon maize, Eric von Iskemark working on various flowering plants, ठीक है। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे हमारे 20th सेंचुरी में, 3 साइंटिस्ट थे, 3 बॉटनिस्ट थे। फर्स्ट थे आपके ह्यूगो डी व्राइज। कौन थे? ह्यूगो डी व्राइज। 1 मिनट। हाँ, ह्यूगो डी व्राइज ये किस पे वर्क कर रहे थे? वर्किंग ऑन ऑइनोथेरा। ये ऑइनोथेरा एक प्लांट होता है, उस पर अपना वर्क कर रहे थे, ठीक है। सेकंड है कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस किस पे वर्क कर रहे थे? जेनिया पिजन मैच पे, ठीक है। इन 3 प्लांट्स पे इनका भी रिसर्च चल रहा था। एरिक वॉन इसके आगे थर्ड बॉटनिस्ट थे, ये वर्क करते थे वेरियस टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे, ठीक है। तो यही 3 साइंटिस्ट ने मिलकर, इन्हीं 3 साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडल सर की थ्योरी को रीडिस्कवर किया था। कब? इन ईयर 1900 में। देखिए यहाँ पे लिखा है इन ईयर 1900 मेंडल सर की थ्योरी क्या किया? रीडिस्कवर किया गया। इनका जो रिसर्च पेपर था उसे रीडिस्कवर किया गया था। एक्चुअली इन्होंने जब मेंडल सर की थ्योरी को पढ़ा तो कहा तो मेरा जो रिसर्च रिजल्ट आ रहा है ये तो आज से कई साल पहले मेंडल सर देख के चले गए। मेंडल सर ने तो बहुत पहले ही दे चुका है हमें, ये मैं आज जो खोज रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि ये जो थ्योरी थी मेंडल सर ने दी थी उस समय, तो उनके रिसर्च पेपर को रीडिस्कवर किया गया। कब? 1900 में। किसने किया? ह्यूगो डी व्राइज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन स्केमार्क। याद रखिएगा तीनों नाम, ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका जो मैगजीन था, इनका जो रिसर्च पेपर था उसे रिपब्लिश कराया गया। कब? इन ईयर 1901 में। रिपब्लिश्ड इन 1901 में। 1901 में इसे रिपब्लिश कराया गया था। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लॉज की तरफ। 1 बाय 1 हम सारे लॉज को क्लियर करते हैं। फर्स्ट लॉ था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। इसकी थ्योरी बताने से पहले मैं इसको आपको मोनो हैबिट क्रॉस समझाता हूँ। देखिए मोनो हैबिट क्रॉस में कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 प्योर पेरेंटल जनरेशन है ली, ठीक है। मैंने 2 प्योर पेरेंटल गैमेट लिए हैं। ये जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है आपकी। कैपिटल टी टी प्योर पेरेंट इसमें, जो कि टॉल प्लांट का कैरेक्टर है, ठीक है। स्मॉल टी टी कैरेक्टर जो कि डॉग प्लांट का कैरेक्टर है। क्लियर। कैपिटल टी टॉप प्लांट बुक शो करेगा कैरेक्टर में, स्मॉल टी जाएगा और डॉग प्लांट शो करेगा। बट जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आएंगे तो क्या शो करेगा? टॉल प्लांट शो करेगा। क्लियर, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट फिलोजेनेशन में क्रॉस कराता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी नाम का एक एलिलिक पेयर। क्या मिलेगा? मुझे एक एलिलिक पेयर मिलेगा जिसमें होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस जायगोट। देखिए होमोजाइगस जायगोट, हेटेरोजाइगस जायगोट में फर्क क्या है? जब कैरेक्टर अलग, किसी एक ही जायगोट में अगर कैरेक्टर अलग अलग हो तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? उसको हेटेरोजाइगस जायगोट बोलेंगे। क्लियर। और जहाँ पर कैरेक्टर सेम हो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस जायगोट। जैसे ये देखिए, ये जो कैपिटल टी है ये क्या है? आपका होमोजाइगस जायगोट है। और जो स्मॉल टी टी है आपका, ये क्या है? ये आपका होमोजाइगस जायगोट है। लेकिन यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स एक साथ में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस जायगोट। क्लियर है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे क्या हुआ? साथ में है। बट कैरेक्टर शो किसका हुआ? कैपिटल टी का। किसका शो हुआ? कैपिटल टी का। कैपिटल टी यानी क्या शो हुआ? टॉल प्लांट शो हुआ। स्मॉल टी यानी कि डॉग प्लांट क्या हुआ? हाइड हुआ, मास्क हुआ। तो यही बात कही गई थी फर्स्ट लॉ में। देखिए हम लोग बैक स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ में यही बात कही गई थी
द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन फीलियल वन जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर फीलियल वन जनरेशन में अपने आप को शो करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे कैपिटल टी ने फीलियल वन जनरेशन में कैरेक्टर शो किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। एंड द कैरेक्टर विच मास्क एंड द कैरेक्टर विच मास्क इटसेल्फ इन फीलियल वन जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव। और जिसका कैरेक्टर फीलियल वन जनरेशन में मास्क होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। क्लियर? ओके। तो इसमें किसका कैरेक्टर मास्क हुआ था, आपका स्मॉल टी का, जो कि डॉग फ्रेंड का कैरेक्टर था, वो क्या हुआ, मास्क हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुई। अगर केवल डोमिनेंट और रिसेसिव ही होता, आप ही सोचो दिमाग से, अगर केवल डोमिनेंट और रिसेसिव होता तो ये जो ह्यूमन कलर्स, जो ह्यूमन बॉडी कलर होता है वो वेरियस टाइप पाया जाता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो केवल डोमिनेंट की ही चलते, केवल रिसेसिव ही अपना बात रखता, तो फिर कहाँ से काम चलता। ठीक है, हम लोग भी जानते हैं कि जो ह्यूमन कलर है शायद 6 या 7 टाइप्स होते हैं। ठीक, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 6 या 7 टाइप्स के ह्यूमन कलर्स होते हैं हमारे बॉडी के। तो ये अगर मेंडल की बात माने तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। दुनिया में केवल 2 ही लोग होते, एक एकदम ब्लैक होते डोमिनेंट वाले, एक एकदम वाइट होते रिसेसिव वाले। ठीक है, मिलेनियन होता है ना हमारे बॉडी में कलर का पिगमेंट। ओके, क्लियर है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ। अब लोग सेकंड लॉ पे चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा और जाएगा, मुझे लगता है 3-4 मिनट और जाएगा अप्रॉक्स, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा आपका। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको मैं समझने के लिए हम लोग मोनोहैबिट क्लॉज को फॉलो करेंगे। देखिए पहले इसमें भी आपका क्या, देखिए इसमें बात ये कहेगी एक्चुअली कि अगर मैं एक हेटेरोजाइगोटिक मेंबर को फोकस करता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक हेटेरोजाइगोटिक मेंबर को फोकस कर रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेरा एक हेटेरोजाइगोटिक मेंबर है। इसमें एक टॉप प्लांट का कैरेक्टर रखता है कैपिटल टी, और स्मॉल प्लांट डॉग प्लांट का कैरेक्टर रखता है स्मॉल टी। ये दोनों का साथ में, ठीक है, दोनों कैसे हैं, साथ में। क्लियर है यहाँ तक सारी बात? लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आएगी, यानी कि जब इन्हें दोबारा गैमेट में कन्वर्ट होना होगा, जैसे जब इसमें सल्फिंग करा है तो सब गैमेट में टूटे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो होगा क्या, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है आपका, ये दोनों इक्वली सेपरेट हो जाते हैं, खुद से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो कैपिटल टी अभी भी टॉल प्लांट का कैरेक्टर शो करता है, और जो स्मॉल टी है वो अभी भी डॉग प्लांट ही होता है। ठीक है, जो कैपिटल टी है टॉल प्लांट का कैरेक्टर शो करेगा, स्मॉल टी है ये डॉग प्लांट का कैरेक्टर शो करेगा। ऐसा नहीं क्या कैपिटल टी अब डॉग हो जाएगा, स्मॉल टी टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी जब साथ में थे तो ये बात हुई कि इन्होंने ना तो किसी दूसरे को अल्टर किया और ना ही आपस में मिगलिंग की, ना ये सब आपस में मिक्सअप हुए हैं और ना ही आप क्या हुआ, ये सब अल्टर किए हैं। ठीक है, तो बिना अल्टरिंग और बिना मिगलिंग के दोनों साथ में रहे कैरेक्टर। और जब भी गैमेट फॉर्मेशन की बात आएगी ये दोनों प्योरिटी के साथ सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात करेगी थी सेकेंड लॉ में, जो कि क्या था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नाम से क्लियर होता है यार, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे गैमेट्स की प्योरिटी, गैमेट्स की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गैमेट्स हमारे प्योर है, यही बात की गैमेट्स प्योर होते हैं। कैपिटल टी या स्मॉल टी ही है, ऐसा नहीं कि इसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, किसी का कैरेक्टर मिक्सअप हो गया। ठीक है, और ये आसानी से सेपरेट होता है। इन हाइब्रिड हेटेरोजाइगोटिक मेंबर ऑफ एन एलिक पेयर रिमेन्स टुगेदर विदाउट मिगलिंग एंड अल्टरिंग ईच अदर। क्लियर? दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हो गया बात क्लियर यहाँ तक? लेकिन यही एक मात्र ऐसी थ्योरी है, ये एक मात्र ऐसी थ्योरी है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन प्योरिटी ऑफ गैमेट, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, ऑलवेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अभी तक इसका कोई भी काट नहीं निकला, अभी तक कोई इसको काट नहीं सका कि हाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में पक्का कटेगा, क्योंकि इस पर भी इतना रिसर्च हो रहा है, इसको भी लोग चैलेंज करते रहते हैं डेली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड लॉ हमारा लॉ ऑफ एग्रीगेशन ऑन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इसको समझने के लिए हम डायहेबिट क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, डायहेबिट क्रॉस ये रहा आपके सामने। ये देखिए यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर्स का पेयर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्या 2 कैरेक्टर्स का पेयर लेके चलूँगा। पहला जो कैरेक्टर पेयर है वो मेरा येलो राउंड का है, याद रखिएगा, येलो के साथ है, राउंड के साथ है। सेकंड पेयर है ग्रीन रिंकल्ड का, स्मॉल वाई बाई स्मॉल आर। स्मॉल वाई बाई ग्रीन को शो करता है, स्मॉल आर रिंकल्ड को शो करता है। कैपिटल वाई बाई येलो को शो करेगा, कैपिटल आर राउंड को शो करेगा। ये सब क्या कैरेक्टर है इसके। ठीक है, और ये कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई बाई स्मॉल आर, ये सब क्या है, सब जीन है। ठीक है, क्लियर? येलो के साथ आया, राउंड के साथ आया है, ग्रीन के साथ है, रिंकल के साथ है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मुझे मिला हेटेरोजाइगोटिक मेंबर येलो राउंड। यहाँ पे मैं करवाऊंगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे
ओह ये खुला, ये रहा फिलियर टू जनरेशन। फिलियर टू जनरेशन में ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिए। येलो किसके साथ आया था? राउंड के साथ आया था, ठीक है। येलो किसके साथ बिलोंग किया? यहाँ पे देखिए येलो क्या हुआ, यहाँ पे येलो रिंकल्ड होगा, यहाँ पे भी येलो रिंकल्ड होगा, यहाँ पे भी येलो रिंकल्ड होगा। एक्चुअली ये जो येलो रिंकल्ड का केस है, येलो राउंड के साथ है लेकिन बिलोंग किया रिंकल के साथ किया। अब मैं आपको एक केस और दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर रिंकल के साथ बिलोंग किया, ग्रीन के साथ बिलोंग किया, सॉरी ये राउंड ग्रीन के साथ बिलोंग किया, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, जो राउंड था, राउंड आपका कैरेक्टर था वो किससे बिलोंग कर रहा है? ग्रीन के साथ, यानी कि जो ग्रीन पी था इस बार राउंड हो गया, और जो आपका राउंड येलो पी था वो क्या हुआ? रिंकल येलो पी में कन्वर्ट हो गया। यही बात हुई थर्ड लॉ में, कि कोई भी कैरेक्टर भले किसी के साथ है लेकिन वो किसी के साथ भी असॉर्ट कर सकता है, वो अपने लिए फ्री है, वो जब चाहे जिसके साथ चाहे असॉर्ट कर सकता है, यानी किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है। समझ सीधी बात में बोलूँ तो येलो राउंड के साथ आया था, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ आया, कहीं पे भी गया घूमने उमने, ठीक है। बगल में एक और मेरा मतलब मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, मान लीजिए मेरा दुश्मन है, मैं दुश्मन भी नहीं, मान लो दूसरी पार्टी है वो, ठीक है, एक दूसरा ग्रुप है, वो भी है अपने दोस्त के साथ। मेरा दोस्त बोला कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है, उसका दोस्त बोला भाई मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरा जो दोस्त है, जो ग्रुप बी का दोस्त है, उन दोनों की एक ही चीज़ पसंद है, ठीक है। और जो मेरी पसंद है वो मेरे दोस्त की पसंद नहीं है एक्चुअली। क्लियर? तो मैं उसने क्या कहा कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ था लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती तोड़ दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन लास्ट में हुआ यही, दोस्ती टूट गई भाई। ये मेरा जो पहला दोस्त था वो क्या किया, दूसरे ग्रुप के साथ जो दोस्त थे उसके साथ असॉर्ट कर गया, कहा कि मैं उसके साथ जाऊंगा। ये लोग राउंड के साथ आया जरूर, लेकिन कहा कि नहीं मैं रिंकल के साथ जाऊंगा, मुझे तुमसे नहीं बात करनी। हुआ ये लोग क्या हुआ, रिंकल्ड हुआ। ग्रीन बोला ठीक है मत आओ, मैं भी तुम्हें क्या होता, मैं भी राउंड हो जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन भी राउंड हो गया। तो यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए इसको एक बार क्लियर कर ले अच्छे से हम लोग, और थ्योरी के वे में। टू प्योर पेरेंट्स differing in allele of contrasting character are crossed, the inheritance one pair of character is independent of another। क्या कहा गया? टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन एलिल, जिनके एलिल भी डिफर हो, कैरेक्टर डिफर हो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस, अगर उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराएंगे, द इनहेरिटेंस वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो होगा वो दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यानी कि जो मेरे साथ आया है या जो राउंड येलो के साथ आया है, वो जो नहीं कि वो उसी के साथ रहे, वो किसी के साथ चाहे भी असॉर्ट कर सकता है, ठीक है। वो फ्री है, अपने लिए वो फ्री इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है। यही बात करके थर्ड लॉ में। बट ये लॉ भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ, इसके पीछे भी रीजन था। इसके पीछे रीजन ये है, इसके लिए जब मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, बहुत आगे वीडियो बनेगा इसका, लिंकेज और कपलिंग रिपल्सन थ्योरी, ये सब चीज़ पे मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम लोग लिंकेज थ्योरी, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी को अध्ययन करेंगे, इस पर बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो थर्ड लॉ वो क्यों फेल हुई थी, ठीक है। ये लॉ इनिशियल एक्सेप्ट नहीं हुई। क्लियर है? ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, देन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हो, मैं आपको पक्का मुश्किल से अगर मेरा जब भी ध्यान जाएगा मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा आप वहाँ पे डाल सकते हो, ओके। और ये रेशियो था, सॉरी रेशियो था, देख लीजिए रेशियो यहाँ पे। राउंड येलो क्या 9, राउंड ग्रीन 3 मिला, रिंकल येलो 3 मिला, रिंकल ग्रीन कितना मिला 1 मिला। 9:3:3:1 का में एक रेशियो मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये था डायहाइब्रिड क्रॉस में, ओके। चलिए तो लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई एजुकेशन वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।